pH value of weak electrolyte. मान लेते हैं हम लेते हैं HCN ले लेते हैं। HCN हमारे पास है वीक मोनोबेसिक एसिड। HCN है वीक मोनोबेसिक एसिड। एक ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। आपको क्या क्या डाटा नोन है, गिवन क्या क्या है? एक तो HCN का टाइम t0 पे कंसंट्रेशन पता है, C मोल पर लीटर, और दूसरा आपको इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka पता है, A फॉर एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। ये दो डाटा आपको नोन है। टारगेट क्या है हमारा? इस HCN सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग आयन के कंसंट्रेशन निकालना, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना, साइनाइड आयन कंसंट्रेशन निकालना और pH वैल्यू बताना। ये टारगेट है हमारा। ये दो डाटा नोन है, Ka और C के टर्म्स में ये डाटा हमें निकाल रहे हैं। बहुत ही आसान काम है ये। सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम लिखो। HCN वीक मोनोबेसिक एसिड है तो ये पार्शली आयनाइज्ड होगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड तो होगा नहीं। कुछ आयंस आएंगे और कुछ अनआयनाइज्ड बच जाएगा। तो HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम बनाएगा। टाइम t0 पे इसका कंसंट्रेशन C है, H प्लस और Cn माइनस अभी बिल्कुल नहीं है। अल्फा के टर्म्स में कंसंट्रेशन लिख सकते हो आप। मान लेते हैं अल्फा इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, HCN की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, तो अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हो। तो साइनाइड का लिखना हो तो इसके कॉफिशिएंट में HCN के कॉफिशिएंट से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा। ये हो जाएगा C अल्फा, C अल्फा, ये क्या बचेगा? C1 माइनस अल्फा। दीज आर द कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इस पूरे चैप्टर में इस सेकेंड लाइन की इंपॉर्टेंस है। इक्विलिब्रियम पे अगर आपने डाटा लिख लिए फिर केमिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, आगे पूरी मैथमेटिक्स होती है। आपसे गलती होगी इसी एक लाइन को लिखने में, इक्विलिब्रियम पे डाटा लिखने में। कहीं पूरे चैप्टर में कोई और गलती होती ही नहीं है। आप देखेंगे अभी धीरे धीरे करके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला अब आपको मालूम ही है। इसे हमने यहाँ पे नाम दिया Ka, A फॉर एसिड। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा। एसिड है इसलिए Ka कह दिया। Ka किसके बराबर आएगा? H प्लस है C अल्फा, साइनाइड आयन है C अल्फा, HCN है C1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम। सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये आएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ये तो जस्ट मैथमेटिक्स से फॉर्मूला में वैल्यू रख दी।
अब ध्यान दें, अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कहेंगे ट्रू वैल्यू। और 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान के सॉल्व करेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। दो वैल्यू आपको निकालनी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान लेंगे क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा क्या आ जाएगा? यहाँ से निकाले तो अल्फा स्क्वायर आएगा KA/C और अल्फा क्या हो जाएगा? √KA/C। ये कौन सी वैल्यू है अल्फा की? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू होगी? एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। इससे निकालेंगे एक और वैल्यू अल्फा की। यहाँ से अल्फा के दो रूट आएंगे अल्फा के, और आपको पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है। यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आपको ले लेनी है। ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। तो अल्फा की आप दो वैल्यू निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। तो 12th लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, KVPY हो या ओलंपियाड हो, जितने भी हैं, उन सब में आपको क्या करना है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू कहीं भी नहीं निकालनी। क्यों नहीं निकालनी? आपको इसको डाटा पे ध्यान देना है। आपको अगर इन दोनों में परसेंट एरर निकालना हो कि भाई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, तो ये जो परसेंट एरर होता है वो नेग्लिजिबल होगा इफ KA इज लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁻3। अगर KA इस ऑर्डर का आपको दे रखा है, देन ऑलवेज गो थ्रू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इस अल्फा को हम कहीं नहीं निकालेंगे क्योंकि ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस या उसको परसेंट एरर कह सकते हैं, वो निगलेक्ट किया जा सकता है। तो आपको ये अप्रोक्सीमेशन तभी लगाना है जब KA इस ऑर्डर का दिया जाए या इससे स्मॉल वैल्यू दी जाए। और इस लेवल पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में KA 10⁻³ के ऑर्डर का होगा या उससे स्मॉल होगा। सारे क्वेश्चंस में ये होगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं करनी, ठीक है? हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से ही सारे आंसर्स कर लेंगे। तो अल्फा आपको मिल गया। एक बार अल्फा मिल गया तो H+ और Cn- निकालने में कोई देर नहीं लगती। Cn- आयन कंसंट्रेशन कितना? C अल्फा। अल्फा आपको पता है K/C, तो ये हो जाएगा √KA/C। और यही H+ भी है, दोनों बराबर है। H+ भी उतना ही है। तो H+ आयन और Cn आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा अगर आप अल्फा निकाल लें। आप देखें इसमें दो अननोन है, एक C और दूसरा KA, और हमें डाटा कौन से दिए जाएंगे? C और KA ही दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन करके, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना। इस अल्फा को एक लॉ के फॉर्म में भी लिखते हैं।
अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अपॉन सी, एक लॉ के फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या है ये लॉ? बिल्कुल आसान स्टेटमेंट है, जरा देखें इसको। अगर HCN में वाटर डाल दें तो क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? इस HCN का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? डाइल्यूशन करने पे डिक्रीज करेगा, सिंपल है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, C डिक्रीज करेगा तो अल्फा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसी को कहते हैं ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और कंसंट्रेशन आप कम करते जाओ, कम करते जाओ, एक स्टेज ऐसी आएगी जब कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो लिमिट C टेंडिंग टू 0, ये जो KA/C है इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। मैक्सिमम अल्फा कितना हो सकता है? 100% आयनाइज हो सकता है। तो जब ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आएगा। इसी को कहते हैं ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो स्टेटमेंट लिख लो। The degree of ionization of weak electrolyte, the degree of ionization of weak electrolyte increases on dilution, increases on dilution and becomes maximum at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड की फिजिकल मीनिंग समझ लें थोड़ा। इसमें हमारे दिमाग में ये आता है कि वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया, ऐसा नहीं है। साइंस का जो इन्फिनिटी है उसका मतलब ये है कि दो पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहे। जैसे मान लीजिए कोई सड़क पे चल रहा है, कोई स्टूडेंट, मैं टीचर हूँ, वो सड़क पे चल रहा है, क्या वो मेरे इन्फ्लुएंस में है? ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो मेरे लिए वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो दो पार्टिकल भले ही 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों, बट अगर वो एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो फिर वो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे माने जाएंगे? इन्फिनिटी पे। मान लीजिए आपका आपके पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, दिन भर क्या होता है, आप पड़ोसी को कोई मतलब ही नहीं रखते, नो रिलेशन एट ऑल, तो पड़ोसी आपके लिए कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। ये है साइंस का इन्फिनिटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सिंपली ये है कि H+ आयन और Cn आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए। जब ये दो आयन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना छोड़ दें, मतलब अट्रैक्ट करना छोड़ दें, तो रिकम्बाइन नहीं करेंगे। रिकम्बाइन नहीं करेंगे तो आयन बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं बनेगा, रिकम्बाइन ही नहीं हो रहेगा, तो ये 100% फिर आयंस फॉर्म में रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है इतना वॉल्यूम होना कि साइनाइड आयन और H+ आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए, वो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना छोड़ दें। ये मीनिंग है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। क्लियर है आप सबको? तो डाइल्यूशन करने पे अल्फा इंक्रीज होता है। अब हमारा टारगेट है pH फाइंड करना। pH कैसे निकालेंगे?
तो दो तरह के क्वेश्चन सेट होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन सेट होते हैं। या तो प्रॉब्लम में के ए गिवन होगा या पी के ए गिवन होगा। अगर के ए गिवन है, के ए गिवन है आपको, तो पहले आप क्या करिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालो। पहले इस डाटा को सॉल्व कर लो पूरा, C और K रख के स्क्वायर रूट निकाल के न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो और फिर उसका pH लो आप, फिर उसका pH आप ले लें। अगर के ए गिवन है तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, H प्लस कंसंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, फिर लॉग लो। कभी कभी प्रॉब्लम में पी के ए दे देते हैं। अगर पी के ए गिवन है तब क्या करना, तब पहले आप के ए को ऑपरेट कर दो, सीधे सीधे के ए को पहले ऑपरेट कर दो आप, तो हो जाएगा हाफ पी सी प्लस पी के ए। ये रूल्स तो लास्ट क्लास में आप लिख चुके थे। सीधे मैंने पी को ऑपरेट कर दिया, तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ पी सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग सी। पी के ए एज इट इज रखो क्योंकि ये डाटा गिवन होगा, तो ये पी एच वैल्यू आ जाएगी। अगर पी के ए आपको दें तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम में डाटा क्या है, अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशंस करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो बहुत ही आसान केस है, ये ज़्यादातर स्कूल वाले ही पूछते हैं, स्कूल वाले भी नहीं पूछते, इतना आसान है। एनसीईआरटी निकालो आप, जल्दी करो, देखो अब ये इतनी आसान प्रॉब्लम है कि कंपटीशन में तो कभी नहीं आती। अब ये ख़त्म है इसका टाइम। जैसे ये 7.50 है, 7.47 है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। 7.51, 7.52, ये अप टू 58 तक, अप टू 58 नहीं 56 तक, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं। सिंपल वीक एसिड या वीक बेस के डाटा के क्वेश्चन है ये। कहीं कहीं पे पीएच दिया है, पीके पूछा गया है, कहीं सी और अल्फा दे दिया। 50th प्रॉब्लम करो, 57.50, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। सेवन 7.50 में एसिड का क्या नाम लिखा हुआ है, ब्रोमो एसिटिक एसिड। अब इसके बारे में मान लीजिए आपको अभी नॉलेज नहीं है कि ये कौन सा एसिड है, तो देखो इस पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से एसिड की बात हो रही है। अगर प्रॉब्लम में के ए डाटा गिवन है या के ए डाटा पूछा गया है तो समझ लीजिए कि वो वीक मोनोबेसिक एसिड है। अगर प्रॉब्लम में के बी डाटा गिवन है या के बी निकालना है तो भी ये होगा कि वो वीक बेस है। अगर प्रॉब्लम में डाटा मान लो दो गिवन है, Ka1 एंड Ka2, इसका क्या मतलब है, वो वीक है और डाई बेसिक एसिड है। तीन डाटा गिवन हो, Ka1, Ka2, Ka3, एक एसिड के लिए, मतलब क्या है, वो ट्राई बेसिक है। Ka गिवन है तो वीक है, गारंटीड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट डिफाइंड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इक्विलिब्रियम ही नहीं बनाते, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो बात ही नहीं आ सकती। तो अगर Ka गिवन है या Ka निकालना हो तो समझिए कि वीक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा एसिड है। चाहे फॉर्मूला ना आता हो तो भी बगैर फॉर्मूला के हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे लिखा है इसमें 50 प्रॉब्लम में ब्रोमो एसिटिक एसिड। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता, फिर भी प्रॉब्लम से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा एसिड होगा। एक तो इसका अल्फा गिवन है, अल्फा 1 तो है नहीं, इसका मतलब कैसा एसिड हो गया, वीक एसिड। अल्फा इक्वल टू 1 किसके लिए होता है,
तो स्ट्रॉन्ग के साथ अल्फा गिवन ही नहीं होगा, जो लास्ट क्लास में प्रॉब्लम हमने की थी। तो अल्फा दिया जाए या के दिया जाए, ये क्लियर हिंट है कि वो वीक एसिड या वीक बेस है। आगे उसने के पूछा आपसे, तो मोनो बेसिक है, ये भी पता लग गया। तो यहाँ पे आपको किसी भी एसिड और बेस का फॉर्मूला नोन नहीं है, कोई बात नहीं, उसके बगैर प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, नाम लिख के प्रॉब्लम कर सकते हैं। जस्ट नेम लिखना, फॉर्मूला ना लिखें तो भी हो जाते हैं। तो ये है ब्रोमो एसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला है इसका। बट रिमेंबर, मैंने बताया कि फॉर्मूला पता हो ये जरूरी नहीं है, बगैर इसके काम चल जाएगा। 50 प्रॉब्लम कर ली आपने। क्या निकालना है आपको? एक तो पीएच बताना है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर? अब आपको सारा बार बार नहीं लिखना। H प्लस आयन कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर, C मालूम है, अल्फा मालूम है, H प्लस कंसंट्रेशन निकाल लो पूरा, और फिर लॉग लेना आपको आता ही है, बिल्कुल आसान है। ठीक है। और दूसरा क्या बताना है? के बताना है। तो के भी आपको पता है, C अल्फा स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो यही है। 1 माइनस अल्फा करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी डिवाइडेड बाई, अभी डेरिवेशन किया हमने थोड़ी देर पहले ही। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 0.132। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल आसान है। इसका उल्टा भी हो सकता है, पीएच आपको दे दे और कंसंट्रेशन पूछें या के आपसे पूछें। ये प्रॉब्लम नंबर इसमें है 7.47 करो। तो पीएच आपको गिवन है, पीएच से पहले H प्लस निकालो। लास्ट क्लास में आपको बताया था एंटी लॉग कैसे लेना, तो पीएच से पहले H प्लस निकालो। H प्लस को इक्वल कर दो किसके? C अल्फा के। कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सिंपल वीक एसिड और वीक बेस के, ये तो वीक एसिड हो गया। अब अगर वीक बेस का डाटा आपको दिया जाए इस प्रॉब्लम, इसमें जितने भी हैं, 2 तरह के बेस हैं आपके पास। एक तो हाइड्रोक्साइड बेस लिखो, नेक्स्ट लिखो आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। अगर वीक बेस आपके पास है, जैसे NH4OH वीक बेस है, इससे आएंगे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। आपको अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टाइम t0 पे कंसंट्रेशन देंगे, इक्विलिब्रियम पर C अल्फा क्या बचेगा? ये C1 माइनस अल्फा। एक एक लाइन कॉपी करते जाना है, के की जगह के भी लिख देना है। सीधे मैं लिखूं तो के बी इक्वल टू आएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। और अगर के बी की वैल्यू 10 की पावर -3 के ऑर्डर की या उससे कम है, तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, के बी को C अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से अल्फा आ जाएगा के बी अपॉन सी। एक एक लाइन कॉपी करते हैं।
ये वीक बेस के लिए है। OH आयन कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट C के बी। ये OH आयन कंसंट्रेशन आ गया। H प्लस आया था पिछले केस में C के A रूट में। POH निकालना है तो P ऑपरेट कर दो। POH इक्वल टू हो जाएगा हाफ P के बी प्लस PC, या P के A अगर के P के B माइनस लॉग C। ये POH आ गया। डिपेंड करता है प्रॉब्लम में डाटा क्या गिवन है। तो वीक एसिड कर लिया तो वीक बेस को कॉपी कर देना है। H प्लस की जगह OH लिख दो, K की जगह KB लिख दो। सिंपल है बिल्कुल। और आयनाइजेशन ऑर्गेनिक बेस का कैसे लिखें, फॉर्मूला ऑर्गेनिक बेस के लिए भी यही है, आयनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक बेस। इसमें कई क्वेश्चंस ऑर्गेनिक बेस के फॉर्म में हैं। तो इन जनरल ऐसे लिखा जाएगा RNH2 प्लस H2O, इससे बनेगा RNH3 प्लस एंड OH आयन। आपको H2O को कंसीडर नहीं करना, इसकी एक्टिविटी 1 लेना है, बाकी सब कॉपी कर देना है। ये C, ये 0, ये 0, इक्विलिब्रियम पे C अल्फा होगा, ये क्या बचेगा C1 माइनस अल्फा। सब कुछ ऐसे ही है जैसे NH4OH है। सारे ऑर्गेनिक बेसिस के लिए सेम टू सेम कॉपी कर देना है। अल्फा का फॉर्मूला, POH का फॉर्मूला, एनायन कैटायन के कंसंट्रेशंस बिल्कुल सेम फॉर्मूला। ठीक है। तो ऑर्गेनिक बेस केस में कई क्वेश्चंस हैं, एक प्रॉब्लम कर लो आप। आपको फॉर्मूला नहीं जानना बेस का, ध्यान रखो, बगैर बेस के फॉर्मूला के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 51 प्रॉब्लम नंबर, 52 प्रॉब्लम नंबर, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं सीधे सीधे। 52 प्रॉब्लम नंबर करो आप। एनिलीन का फॉर्मूला ना आता हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, बट अगर फॉर्मूला नहीं पता तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना मालूम हो कि ये वीक बेस है बस। प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ो, आपको लगेगा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है इसमें। बात मत करो, जल्दी करो, कर लोगे प्रॉब्लम को। लिखो जल्दी, देखो क्या डाटा दिए गए हैं। डाटा लिख लो बस, आपके दिमाग में फॉर्मूला अपने आप ही आ जाएंगे। फिर उन डाटा को लिंक करके अननोन निकाल लो। इस चैप्टर से जेई एडवांस में और एम्स में प्रॉब्लम जरूर आनी है।
ये सबसे आसान चैप्टर लगेगा आपको, थोड़ा अगर आप सीरियसली देखते जाएं कि चल क्या रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। इक्विलिब्रियम पे डाटा आपने लिख लिए, डायरेक्ट आंसर्स आते हैं। फिर बस वो तरीका आपको सीखना है कि अलग अलग केसेस में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कैसे लिखें। यहाँ तक क्लियर है? कर लोगे प्रॉब्लम पूरी? तो ये तो स्कूल एग्जाम के लिए है, ये कंपटीशन में अभी क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए सारे के सारे। क्वेश्चन आना क्या है, वो है कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो राइट डाउन, अगर मान लीजिए कि वीक एसिड आपके पास है और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया जाए, या वीक बेस आपके पास है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया जाए, तो कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा। लास्ट क्लास में लिख लिया था कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट? कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉमन आयन की प्रेजेंस में सप्रेस्ड रहेगा उसका आयनाइजेशन। तो लिख लो पीएच वैल्यू ऑफ HCN, वीक एसिड ले लिया, ये वीक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीएच वैल्यू ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड को। कोई भी एसिड ले सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया बस। HCN के सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू निकालने जा रहे हैं HCl की प्रेजेंस में। डाटा क्या क्या दिए जाते हैं प्रॉब्लम में? एक तो HCN का कंसंट्रेशन टाइम t0 पे गिवन होगा और HCl का कंसंट्रेशन भी टाइम t0 पे गिवन होगा। इसे हमने मान लिया स्मॉल a। और इनमें से आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका दिया जाएगा? HCN का या HCl का? HCN का आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया जाएगा। HCl का डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, आपको विजुलाइज करना है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है। इसको विजुलाइज करें, एक सॉल्यूशन है जिसमें HCN और HCl दो इलेक्ट्रोलाइट हैं। सॉल्वेंट वाटर तो है ही है थ्रू आउट, बट दो इलेक्ट्रोलाइट हैं HCN एंड HCl। इस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है हमें ये निकालना है। साइनाइड आयन कंसंट्रेशन कितना है ये भी बताना है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी पूछी जाती है। अल्फा क्या है इस केस में? HCl की प्रेजेंस में। तो अगर थ्योरेटिकली जस्ट बताना हो कि लेस होगी या मोर होगी इन कंपैरिजन टू व्हेन देयर इज ओनली HCN, क्या आप थ्योरेटिकली कंपेयर कर सकते हैं कि एक बार हमारे पास सॉल्यूशन में केवल HCN है, मान लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे HCN की α1 है और यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन α2 है, तो क्या α1 और α2 कंपेयर कर सकते हैं? आंसर है यस, सिंपल है। α2 विल बी लेस देन α1, इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। HCl की प्रेजेंस में इसका आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा, ये कम आयनाइज हो पाएगा, तो ये वैल्यू कम आएगी। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। तो HCl की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाएगी। कितनी होगी हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं, बट थ्योरेटिकली हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि HCl की प्रेजेंस में अल्फा कम हो जाएगा।
क्लियर है आपको हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास ये 3 डाटा हैं और हम H प्लस साइनाइड आयन और अल्फा निकालने वाले हैं, और H प्लस आ जाएगा तो pH आ ही जाएगा, फिर तो लॉग ही लेना होता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने कुछ किया नहीं, जो डाटा दिए गए हैं वो बता दिए और जो अननोन है वो भी सेट कर लिया। अब इनको निकालेंगे एक एक करके। तो आपको ये मालूम है कि इक्विलिब्रियम बनाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयंस फॉर्म में होगा, ये अनआयनाइज्ड सॉल्यूशन के अंदर होता ही नहीं है, 100% आयंस फॉर्म में रहेगा। तो HCN इक्विलिब्रियम सेट करेंगे, ये है H प्लस आयन और साइनाइड आयन आएंगे। अगर इस इक्विलिब्रियम के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लिखना हो टाइम t0 पे, तो HCN कितना है C, H प्लस है A, साइनाइड आयन है 0। इस सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं हम, तो एक तो HCN है, बिल्कुल आयनाइज नहीं हुआ, टाइम t0 की बात हो रही है। दूसरा H प्लस कहाँ से आए, HCl से, ये 100% आ गए, तो H प्लस आयन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, और साइनाइड आयन अभी आए नहीं क्योंकि आयनाइज नहीं हुआ। अब मेजॉरिटी बच्चे यहाँ कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये H प्लस इसके इक्विलिब्रियम में क्यों मान लिया A, यहाँ से तो आया ही नहीं। ध्यान देना, हम इक्विलिब्रियम इस सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, और सॉल्यूशन में आयन कहीं से भी आया हो, अगर वो आयन आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। आप सॉल्यूशन के अंदर HCN के H प्लस और HCl के H प्लस में डिफरेंस नहीं कर सकते। If they are present in same solution, then we cannot make difference between the H plus of HCN and H plus of HCl। ऐसा थोड़ी कि एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का दिखाई पड़े, इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। तो सेम सॉल्यूशन में अगर है तो इनके H प्लस में डिफरेंस नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि इसके x मोल पर लीटर आए, तो इसके हो जाएंगे A प्लस एक्स, और ये कितना बचेगा C माइनस एक्स। मोल्स एट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में कंसंट्रेशन ही होंगे सारे। हमें अल्फा के टर्म्स में डाटा नहीं लिखने, अल्फा के टर्म्स में कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट होते हैं। कर सकते हैं अल्फा के थ्रू, पर कैलकुलेशंस में नहीं ट्रैप होना मैं। तो आपसे फिर मैं कहूँ यही लाइन लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर ये लाइन लिख ली फिर कुछ नहीं है, फिर तो हो गया। क्लियर है आप सबको ये? अब देखो क्या करना, बिल्कुल आसान है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बाय डेफिनेशन कितना, बाय डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। कितने मोल्स कंज्यूम हुए? X। इनिशियल कितने थे? C। ये है बाय डेफिनेशन अल्फा। अल्फा में पता लग जाएगा अगर X पता लग जाए, C तो गिवन है। ठीक है, और अब लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको नाम देंगे यहाँ पे Ka। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई C माइनस एक्स, लिख सकते हैं ये। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हम फिर 2 पॉइंट पे पहुंचेंगे। एक तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए एक्स में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रूट निकालें, वो होगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना ही नहीं कभी, और वो कंडीशन चेक करके आप कर सकते हैं। के ए आपको दिया जाएगा 10 की पावर -3 के ऑर्डर का या इससे कम, एक डाटा तो ये चेक करना। और इसमें तो दूसरा सपोर्टिंग डाटा है, वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि जो HCN से H+ आने वाले हैं वो और कम हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आप A+X को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। C-X को क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है आपको। तो Ka किसके बराबर आ जाएगा, A × X/C। बिल्कुल आसान हो गया। इवन ओलंपियाड लेवल पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो यही होते हैं, इससे ज़्यादा जाना नहीं, कैलकुलेशंस अभी नहीं करना हमें। यहाँ से निकाल लो आप X/C। X/C कितना आया बताओ, Ka/A, ये आ गया अल्फा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। आप ये चेक कर सकते हैं इसको मैथमेटिकली कि जैसे जैसे आप A इंक्रीज करेंगे, A मतलब किसका कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे अल्फा कम होता जाएगा। अल्फा किसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अल्फा डिक्रीज करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। अल्फा आ गया, आपको यहाँ से x निकाल सकते हैं रीअरेंज करके। x क्या हो गया, CkA/A, x से ही सॉल्व कर लो आगे। x आ गया मतलब क्या आ जाएगा, H+ कंसंट्रेशन A+X, H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया, फिर pH निकाल लेंगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता रहता है, कभी वीक एसिड के साथ, कभी वीक बेस के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। रिसेंटली जेईई एडवांस में इंटीजर टाइप प्रॉब्लम आई 2018 में, लास्ट ईयर, बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी। एसिड का नाम चेंज था, वो भी एनसीईआरटी में दी गई है, प्रॉब्लम नंबर 45 आई हुई थी। अभी करेंगे उसको, पहले दूसरा केस करते हैं। देखो तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। ये है प्रॉब्लम नंबर 53 एंड 54। 53 प्रॉब्लम एसिड के लिए है, 54 प्रॉब्लम बेस के लिए है। 53 एंड 54 पढ़ो, जल्दी जल्दी करो। फास्ट करो, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। ये थ्योरी लिख ली आपने, बस इसको दिमाग में रखिए और सीधे फॉर्मूला में वैल्यू रखते रहो। ध्यान से पढ़ो, प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड है। हो गई प्रॉब्लम, इतनी देर नहीं लगती प्रॉब्लम करने में, फॉर्मूला बेस्ड है। 53 प्रॉब्लम देखें। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि वीक एसिड आपके पास है, एसिटिक एसिड pKa आपको दे रखा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। एक पार्ट तो ये है, विदाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला पार्ट। फिर अगले सेंटेंस में लिखा है कि अल्फा निकालिए इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दो पार्ट हैं इसमें,
और HCl के भी आपको अलग अलग कंसंट्रेशंस लेने हैं, एक बार 0.01 और दूसरी बार 0.1। तो कंसंट्रेशन H+ का बढ़ाया उन्होंने 0.01 से 0.1, मतलब 10 टाइम्स, तो अल्फा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो पहले तो इन एब्सेंस ऑफ HCl प्रॉब्लम सॉल्व करो। इन एब्सेंस ऑफ HCl 7.53 के 2 पार्ट हो जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम में जस्ट फॉर्मूला वैल्यूज रखनी है। इन एब्सेंस ऑफ HCl, इन एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, अगर इसकी एब्सेंस में करें तो आपके पास डाटा क्या है? एसिटिक एसिड है 0.05 m और इसका pKa गिवन है आपको। pKa कितना है? 4.74। pKa ये है, तो आपको निकालना है पहले Ka, क्योंकि अल्फा तभी मिलेगा आपको √K/C। पहले क्या निकालना होगा आपको? Ka निकालना होगा, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला बेस्ड है, केमिस्ट्री कोई नहीं है आ ज़्यादा, बस सॉल्व करो इसको। अल्फा आ गया 1। ये कह रहे हैं कि हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड, अगर HCl भी हो तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू Ka/A। अभी आपने निकाला था, Ka निकालो, ये 0.74 है, पावर 4 है, सॉल्व करें Ka नियरली आएगा 0.47, 100 से 10 से माइनस करें 0.3 बनेगा, लगभग 2 के आसपास आएगा, 1.7 1.8 के आसपास बनेगा ये, 10 की पावर -5 अप्रॉक्सीमेट इतना बनेगा। करके देखो लॉग एंटी लॉग लेके। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.01 पहला डाटा। सॉल्व कर लो इसको, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लो। आपको एंटी लॉग लेना आना चाहिए, सारी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स पे आ जाती है, कैलकुलेशंस में। ये 53 एसिड के लिए है, 54 बेस के लिए है। 54 प्रॉब्लम में अल्फा लिखना हो तो Kb/B लिख लेंगे। इसमें NaOH डाल दिया। कर लोगे इसको? ठीक है। अब देखें, ये तो हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड डाला, इनको मिला दिया, या वीक बेस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, दोनों को, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। अगर दोनों वीक हों तो क्या होगा? तो लिखो नेक्स्ट। इस पे कोई भी प्रॉब्लम NCERT में तो है नहीं। लिखो pH वैल्यू ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, pH वैल्यू ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। अगर 2 वीक एसिड मिला दिए जाएं तो दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन को सप्रेस करते हैं। pH value of the mixture of 2 weak acids. जैसे मान लीजिए आपके पास एक वीक एसिड है HCN, इसका डाटा है C1 एंड K1, और दूसरा वीक एसिड है CH3COOH,
इसका डाटा है C2K2। ये क्या मान लिए हमने, C1 इसका कंसंट्रेशन और K1 इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, C2 इसका कंसंट्रेशन, K2 इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये डाटा आपको गिवन है और इनका आपके पास मिक्सचर है, दोनों एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, इन दोनों का मिक्सचर आपके पास है। इस सॉल्यूशन का पीएच हमें फाइंड करना है। ये डाटा आपको गिवन होंगे, दोनों एसिड के कंसंट्रेशन गिवन होंगे, दोनों एसिड के आयनाइजेशन कांस्टेंट दिए जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन में दो इक्विलिब्रियम होंगे, क्योंकि दोनों एसिड कैसे हैं, वीक एसिड। इक्विलिब्रियम बनाना वीक एसिड की प्रॉपर्टी है। ये HCN का आयनाइजेशन लिखा, इसमें नीचे स्पेस छोड़ देना, थोड़ा 2 लाइन लिखनी है अभी हमें वहाँ। और ये एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन, इसमें दोनों वीक हैं इसलिए 2 इक्विलिब्रियम होंगे। अब ये दोनों आयनाइज हो गए, दोनों ने H+ दिए, तो क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे कौन से H+ किसके हैं? यू कैन नॉट मेक डिफरेंस। तो ध्यान दें कैसे लिखना है कंसंट्रेशन। ये C1 है, ये C2 है, और अभी ये बिल्कुल भी नहीं आए टाइम t0 पे। ये डाटा है आपके पास इनिशियली। मान लेते हैं कि ये x मोल पर लीटर बना, तो ये भी x बनेगा। ये कितना बचेगा, C1 - H एट इक्विलिब्रियम। लाइकवाइज इसको y लिख लो आप, एट इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्विलिब्रियम इस तरह से तब लिखे जाते जब HCN एंड एसिटिक एसिड अलग अलग सॉल्यूशन में होते। दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, दोनों H+ दे रहे हैं, तो इसके X में H+ ऐड करने होंगे इसके, और इसके H+ में HCN के H+ ऐड करने होंगे। ये H+ और ये H+ डिफरेंस नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली 2 इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हैं और दोनों इक्विलिब्रियम एक ही सॉल्यूशन में है। तो इसको नाम दिया जाता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हो सकता है एक केमिकल एक साथ कई इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हो, तो उसका कंसंट्रेशन सभी जगह अलग अलग नहीं हो सकता। अगर वो सारे इक्विलिब्रियम विद इन 1 सॉल्यूशन है, तो उस आयन का कंसंट्रेशन सारे इक्विलिब्रियम में सेम होगा। अलग अलग हमने लिखा है, वो बात क्लैरिटी के लिए है, बट रियलिटी में साइमल्टेनियसली ये H+ 2 इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है। तो सिंपल पॉइंट ये, आगे कई केस आएंगे, सॉल्युबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज होगा कि एक आयन अगर कई इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है और वो सारे इक्विलिब्रियम विद इन 1 सॉल्यूशन है, then the concentration of the ion will be same in all equilibrium। ठीक है, चाहे कितना भी इक्विलिब्रियम आप बना लो, आगे और भी एसिड ले लो, तो जो भी आएगा यहाँ भी ऐड करेंगे, उसमें भी ऐड करेंगे। तो आपको बस ये लाइन लिखना है, ये प्रैक्टिस कर लो, आगे कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है। फिर लिख लिया आपने, ये मामला सारा इसी लाइन पे ही अटकेगा, गलती आपसे यहीं पे होनी है। आगे देखें, आपको लगेगा फॉर्मूला वैल्यू रखनी है,
पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, पहले आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू, दूसरे आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये मैंने इक्विलिब्रियम लिख दिया। समझ आया? बिल्कुल आसान है। और अगर इनकी वैल्यूज दी गई हो, K1 K2 की वैल्यूज को देखें ध्यान से, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, बचने के लिए काम करना ही पड़ता है कैलकुलेशन से। तो K1 की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम हो तो K1 को आप क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या कर सकते हैं आप? C1 और X, ध्यान दो, K1 की वैल्यू से C1 और X कंपेयर होते हैं, K2 की वैल्यू से C2 और Y कंपेयर होते हैं, और X और Y कंपेयर करना हो तो फिर उसके लिए K1 और K2 कंपेयर करने होंगे, क्योंकि X आ रहा है एक जगह से, Y दूसरी जगह से आ रहा। तो ध्यान दो, C1 और X कंपेयर करने के लिए क्या देखना? K1, C2 और Y कंपेयर करने के लिए K2, और X एंड Y कंपेयर करने के लिए K1 एंड K2 कंपेयर करेंगे। समझ आए कि नहीं? तो K1 अगर इससे कम है तो हम केवल इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, सीधे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x + y × x डिवाइडेड बाई C1। और अगर K2 की वैल्यू इससे कम है तो क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? सेम इसे C2 लिख सकते हैं। तो C1 - x को C1 लिख दिया, C2 - y को C2 लिख दिया, इन कंडीशंस को चेक करके। पहले डाटा से K1 की इक्वेशन से x निकालो, x क्या आएगा? C1 K1/x + y। दूसरी इक्वेशन से y निकालो, ये आएगा C2 K2/x + y। पहली इक्वेशन से x निकाल लो, दूसरे से y निकालो, और फिर इन दोनों को ऐड कर लो। x + y किसके बराबर हो जाएगा? डिनोमिनेटर तो सेम है, यहां से आपको डायरेक्ट x + y का स्क्वायर मिल गया, और x + y मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। और x + y ही हमें चाहिए था, क्योंकि यही वैल्यू तो H+ कंसंट्रेशन है। एक बार H+ कंसंट्रेशन आ गया, pH इसके बाद आ ही जाएगा। तो ये दो वीक एसिड के मिक्सचर का H+ आयन कंसंट्रेशन है, और ये बिल्कुल सेम पैटर्न में जाता है। मतलब 3 वीक एसिड होते तो C1 K1 + C2 K2 + C3 K3 आता। तीसरा एसिड लेके आप लिख के देख लो, x + y + z हो जाएगा। पर 2 तक आते हैं, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। तो C1 K1 + C2 K2 दो वीक एसिड के मिक्सचर का pH है। क्लियर है आप सबको? तो हमने 3 केस किए, मैं फिर से डिवाइड कर दूं। एक सिंपल वीक एसिड, फिर वीक एसिड में क्या मिलाया? स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर तीसरा केस क्या लिया? 2 वीक एसिड को मिलाया। ठीक है, इसी तरह से आप सीक्वेंस में इनकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें
प्रॉब्लम बिल्कुल फॉर्मूला बेस लगेगी, प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती डिफरेंट, जस्ट एसिड का नाम बदलेगा और कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। अगर ये डेरिवेशन आता है तो आप किसी भी एग्जाम की प्रॉब्लम कर सकते हैं, जस्ट आपको ये पहचानना होता है कि इसमें मिक्सचर में है क्या क्या। तो ये तो मोनोबेसिक एसिड की बात थी। नेक्स्ट लिखो डाई बेसिक एसिड। तो आयनाइजेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड तक के केस तो एनसीईआरटी में है, बट इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम में ट्राई बेसिक तक क्वेश्चंस आए हुए हैं। डाई बेसिक कर लिया तो ट्राई बेसिक आप अपने आप कर सकते हैं। आयनाइजेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड। अब डाई बेसिक एसिड के दो केस इसमें भी, विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट एंड विद कॉमन आयन इफेक्ट। तो डाई बेसिक एसिड आपको मालूम है कौन कौन है, जैसे H2CO3 ये डाई बेसिक एसिड है, H2S डाई बेसिक एसिड है, H3PO3 डाई बेसिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड डाई बेसिक एसिड है। ये सब डाई बेसिक एसिड है, इन सब के क्वेश्चंस लाइक होते हैं। बट डाई बेसिक एसिड कौन है ये याद ही नहीं करना आपको, सच तो ये है। इस पूरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम पढ़ के खुद ही पता लग जाएगा कि डाई बेसिक की प्रॉब्लम है। कैसे पता लगेगा? डाटा देख के। आपको दो आयनाइजेशन कांस्टेंट दिए जाएंगे, Ka1 एंड Ka2, दो डाटा होंगे, आप सीधे कह देंगे ये क्या है, डाई बेसिक। तीन डाटा होंगे तो ट्राई बेसिक। आपको ये अभी यहाँ सोचना ही नहीं है कि एसिड के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, आप डाटा से कंक्लूड कर सकते हैं। समझ आए कि नहीं? तो हमें कोई भी इनमें से डाई बेसिक लेके करते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं। H2CO3 ले लिया, आपको क्या क्या गिवन होगा, गिवन क्या क्या होगा? तो H2CO3 का कंसंट्रेशन आपको दिया जाएगा, H2CO3 का टाइम t0 पे कंसंट्रेशन दिया जाएगा। H2CO3 के दो आयनाइजेशन कांस्टेंट दिए जाएंगे, इसके दो आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन होंगे, Ka1 एंड Ka2। ये दो डाटा आपको गिवन होंगे। फाइंड क्या करना होगा इसके सॉल्यूशन में? फाइंड क्या करना होता है? वाटर सॉल्वेंट तो हर जगह है, आपको फाइंड करना है आयंस के कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन, बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन एंड कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन। या तो आयन के कंसंट्रेशंस पूछे जाते हैं या pH वैल्यू आपसे पूछी जाती है। अभी इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाला हमने, तो ये केस हम डील कर रहे हैं विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट। ये सब कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, pH निकालना, तो H+ आएगा तो pH तो आ ही जाता है बाद में। तो पहले सोचो कि इसमें कौन कौन से इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। इसमें दो इक्विलिब्रियम होंगे, दो इक्विलिब्रियम। एसिड तो एक है, फिर दो इक्विलिब्रियम कैसे? क्योंकि ये डाई बेसिक है। दो स्टेप्स में ये कंप्लीटली आयनाइज फॉर्म में आएगा, इस तरह से कार्बोनेट आयन तक।
ट्राई बेसिक होता तो एक और लिखते। बिल्कुल आसान है इसको करना, बस आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिखना आ जाए। तो देखो टाइम t0 पे आपके पास है H2CO3 C मोल पर लीटर, H2CO3 C मोल पर लीटर है। अभी ये बिल्कुल नहीं है, टाइम t0 की मैं बात कर रहा हूँ। जब बाइकार्बोनेट आयन नहीं है तो सेकंड इक्विलिब्रियम के लिए तो कुछ लिखना नहीं अभी, टाइम t0 पे, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, इक्विलिब्रियम सेट हुआ, मान लीजिए इसका x मोल पर लीटर बना, इसका x मोल पर लीटर बना, तो ये क्या बचेगा, C माइनस एक्स एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल आसान है ये लिखना। अब इसके लिए देखो, ध्यान दो, टाइम t0 पे अगर इसके डाटा लिखें तो एक तो बाइकार्बोनेट है x मोल पर लीटर, H प्लस भी है x मोल पर लीटर, ये बिल्कुल नहीं है अभी। ये दोनों आए कहाँ से, पहले आयनाइजेशन से। अभी बाइकार्बोनेट आयनाइज नहीं हुआ, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आयनाइज होगा तो ये y मोल पर लीटर हो जाएंगे, ये कितना x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई एट इक्विलिब्रियम। बट ध्यान दो, इधर देखो, ये दोनों इक्विलिब्रियम एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, अलग अलग के अंदर नहीं है। तो ये बाइकार्बोनेट और ये बाइकार्बोनेट अलग अलग नहीं हो सकते। तो अगर ये x माइनस वाई हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, और अगर ये x प्लस वाई हो गया तो ये भी हो जाएगा उतना। You cannot make difference between these two H plus. You cannot make difference between these two bicarbonates. इनमें डिफरेंस क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ इक्विलिब्रियम आर इन सेम सॉल्यूशन। जब इक्विलिब्रियम सेम सॉल्यूशन के अंदर हो तो एक आयन चाहे 10 प्लेसेस पे ही क्यों ना लिखा हो, सभी जगह उसका कंसंट्रेशन सेम होगा। तो बात घूम फिर के यहीं पे आएगी कि इक्विलिब्रियम पे आपने इनको ठीक लिखा कि नहीं। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखो, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, आंसर आ जाता है। पहले इक्विलिब्रियम के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1, यही आएगा, और इसमें अप्रोक्सीमेशन भी लगा दें साथ ही साथ। अगर Ka1 की वैल्यू 10 की पावर -3 के ऑर्डर की या इससे कम है तो आप x प्लस वाई को तो चेंज कर नहीं सकते, c और x में से c माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, c। Ka1 देख के बात बनेगी। x और y अगर कंपेयर करने हैं तो क्या चेक करना होगा, Ka1 एंड Ka2 आपको देखना पड़ेगा x और y कंपेयर करने के लिए, ठीक है। Ka1 एंड Ka2 देखना पड़ेगा। पहले Ka2 लिख लो, फिर देखते हैं क्या करें उसमें। x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। अब ये अगर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई में दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये तो एग्जैक्ट तरीका है।
बट कभी भी इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना, हमें हमेशा अप्रॉक्सीमेशन से काम चलाना। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ बिल्कुल फिट होंगे, डाटा ऐसे दिए जाएंगे। अगर Ka2 की वैल्यू 10 की पावर, या ये कहें कि Ka2/Ka1, ये रेशियो आप निकालें और ये 10 की पावर -3 या इससे कम आए, मतलब जो Ka2 है वो लेस है Ka1 से कितने टाइम्स, 10 की पावर -3 या इससे और लेस हो जाए, तो आप x माइनस वाई को x लिख सकते हैं, y को निगलेक्ट कर सकते हैं, x प्लस वाई को भी x लिख सकते हैं। x और y कंपेयर करने के लिए आपको Ka1 एंड Ka2 पे कंसंट्रेट करना होगा। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में ये बात फिट होगी इस लेवल पे, तो इससे हम बच जाते हैं, पूरा कैलकुलेशन ही खत्म हो जाता है। Ka2 कितना आएगा बताओ, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x, यहाँ भी है y हटा दिया, यहाँ भी हटा दिया, तो x कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, मतलब ये है, ध्यान दें, कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, y क्या है, कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, Ka2 के बराबर होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में कार्बोनेट आयन ही पूछा जाता है। ठीक है, अब इस पे एक प्रॉब्लम दी गई है एनसीईआरटी में, और ये रिसेंटली जेईई एडवांस में कार्बोनेट आयन ही पूछा था उन्होंने, 2018 में इंटीजर टाइप थी। आप देखें प्रॉब्लम नंबर 40, इसमें ये है, प्रॉब्लम नंबर पढ़ें ध्यान से। 45 प्रॉब्लम नंबर के दो पार्ट हैं, एक विदाउट HCl और एक विद HCl। अभी विद HCl डिस्कस करेंगे, पहले विदाउट HCl लिखो, करो इसको, पूरी प्रॉब्लम पढ़ो ध्यान से। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, हर एक कंपटीशन में इसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, बस एसिड का नाम बदलता है और कुछ नहीं होता। केवल एसिड का नाम बदलता है। प्रॉब्लम पढ़ ली आप सबने? तो देखो डायरेक्ट आंसर आप चेक कर सकते हैं, आखिरी में वो कह रहे हैं सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन निकालो। सल्फाइड आयन बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बोनेट आयन है, H2S का 2 बार आयनाइजेशन लिखने पे सल्फाइड बनेगा। तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इन एब्सेंस ऑफ HCl किसके बराबर आएगा, Ka2 के। ये डेरिवेशन है उसका पूरा सामने, आप सीधे आंसर चेक करो Ka2 के बराबर है कि नहीं है। Ka2 और K1 का रेशियो देख लो पहले तो कि क्या अप्रोक्सीमेशन अप्लाइड है। K1 की वैल्यू चेक करो, K2/K1 चेक करो,
क्या अप्रोक्सीमेशन अप्लाइड है? देख लिया, चेक कर लिया। सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन Ka2 के बराबर है कि नहीं है? बट ये है इन एब्सेंस ऑफ HCl। ये केस समझ में आ गया आप सबको? अब देखो यहां से तो आपको मिल गया y Ka2 के बराबर, y Ka2 के बराबर हो गया। अभी x भी निकालना है। इस इक्वेशन को यूज करो, पहली इक्वेशन को, क्योंकि हमें चाहिए H प्लस आयन pH निकालने के लिए। पहली इक्वेशन देखो अब ध्यान से, Ka1 कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स बाई सी। x प्लस वाई को x लिख लो, x माइनस वाई को भी x लिख लो। तो यहां से x कितना आ गया बताओ? रूट सी के A1। x भी मिल गया, y भी मिल गया आपको, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल H प्लस। और H प्लस आ गया तो इसके बाद pH निकालेंगे। तो लिख लो नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल H प्लस। टोटल H प्लस आया Ka2 प्लस स्क्वायर रूट सी के A1। क्लियर है आप सबको? तो K1 डाटा यूज करके X आ गया, K2 डाटा यूज करके Y आ गया। ये तो था विदाउट HCl। नाउ राइट डाउन सेकंड केस। ये भी 45 प्रॉब्लम नंबर में दे रखा है। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखो, आयनाइजेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड लिखो, आयनाइजेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड in presence of strong electrolyte, in presence of strong acid। strong electrolyte हमने लिया strong acid। 45 प्रॉब्लम नंबर में वो HCl लिया गया है। तो सेकंड पार्ट कैसे करना है, या इसको कह सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में pH कैसे निकालें। HCl कॉमन आयन देगा H प्लस, तो H2CO3 का आयनाइजेशन और सप्रेस हो जाएगा। कैसे निकालेंगे फिर H प्लस आयन टोटल? तो ध्यान दें, अब मान लीजिए कि इसी सॉल्यूशन में HCl भी है, HCl है A मोल पर लीटर, HCl भी आ गया इसमें A मोल पर लीटर। तो क्या चेंज करेंगे इसमें? अब आप द्वारा लिखें इसको, ध्यान दें मैं क्या चेंज कर रहा हूं। टाइम t0 पे यहाँ पे H प्लस 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्मॉल a। ये हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ टाइम t0 पे a प्लस एक्स, ये हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई। और कहीं कोई चेंज नहीं करना, लिख लो। सीधा सीधा है, H प्लस में सभी जगह क्या ऐड कर दो? A। A किसका कंसंट्रेशन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले H प्लस का। लिख लिया आप सबने? अब एज यूजुअल आप फॉर्मूला लिखें K1 Ka2 के। Ka1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। Ka2 का फॉर्मूला क्या होगा? सेम बिल्कुल सोचना है। और जो अप्रोक्सीमेशन विदाउट HCl हमने लगाए थे वो विद HCl तो और गारंटीड अप्लाइड हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से
दोनों आयनाइजेशन सप्रेस होंगे, तो जो X पहले आ रहा था और कम X हो जाएगा। तो जो अप्रोक्सीमेशन विदाउट HCl थे वो विद HCl तो और इफेक्टिवली अप्लाइड होंगे। तो C माइनस एक्स को आप C लिख सकते हैं, X माइनस वाई को आप X लिख सकते हैं, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से X और Y दोनों ही कम होंगे, इसलिए A प्लस एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। हम सारे कैलकुलेशंस को खत्म कर देंगे। रीजनिंग जरूर लिखना, आप ध्यान रहे। तो KA1 क्या बचा जरा देखें, A इंटू एक्स बाई सी। KA2 क्या बचा, ये बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, y तो सीधे ही आ गया, x पहले से आ जाएगा, x इक्वल टू सी के A1 अपॉन A। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, KA1 इंटू KA2, तो x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर y अपॉन x अपॉन सी। ये x तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको y मिल गया। कितना आएगा y, KA1 KA2 इंटू सी बाई A स्क्वायर। और जो y आपने निकाला वही है कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन। ज्यादातर कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन ही पूछा जाता है आपसे। तो कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन अब इस केस में कितना आया है, पिछले केस में था सिंपली K2, अब ये भी आप चेक कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। एनसीईआरटी की उसी प्रॉब्लम को देखो 45, उसमें उन्होंने कहा है कि सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन निकालिए HCl की प्रेजेंस में। इस फॉर्मूला में सीधे वैल्यू रखो, कार्बोनेट की जगह सल्फाइड आयन लिखो, K1 K2 गिवन है, C गिवन है, एसिड का कंसंट्रेशन भी दिया है। सीधे इस फॉर्मूला का यूज करो, निकालो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। 45 प्रॉब्लम नंबर करो जल्दी। बात मत करो, जल्दी करो। C किसका कंसंट्रेशन है, एसिड का, वीक एसिड का, और A किसका कंसंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। अरे फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, निकालो सल्फाइड। इतनी देर कैसे लग रही है।